नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज से हम नया सब्जेक्ट हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारे बेसिक्स फंडामेंटल हमारे इंट्रोडक्शन टू सोम वाले जो 4 लेक्चर बने हैं उसमें डिस्कस कर लिया है। आज हम नया उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट में क्या रहेगा कि आपको जो भी पढ़ना है, ठीक है ना, यहीं से आपके अब क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। पर वो बेसिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यदि वो आएगा तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो पहले मैं ये बोलूँगा कि आप मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले वो जो 4 वीडियो हैं उन 4 वीडियो को ज़रूर रेफ़र करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। दोस्तों, तो स्ट्रेस की बात करते हैं हम। तो स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, पर आप ये समझ लो कि स्ट्रेस क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द इंटेंसिटी आर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है ना, जो भी यदि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, मान लो ये हमारा कोई एक रॉड है और आपने इस पर क्या कर दिया, एक फोर्स अप्लाई किया। सपोज करो ये क्या है, पी। तो यदि मैं इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स इस फोर्स का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स इस फोर्स का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो वो फोर्स कौन सा फोर्स कहला रहा है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कहला रहा है, जिसको हम इन शॉर्ट IRF बोल रहे हैं। डेवलप्स आर इंड्यूस एट अ पॉइंट इन अ मेंबर अंडर गिवन लोडिंग कंडीशन। ठीक है, तो कहाँ पर, तो ये क्या बोल रहा है कि ये तब डेवलप हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है कहाँ पर, एट अ पॉइंट इन अ मेंबर अंडर अ गिवन लोडिंग कंडीशन। अब वो गिवन लोडिंग कंडीशंस हम पढ़ ही चुके हैं, कितने टाइप के लोड्स होते हैं, कैसे कैसे एक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो आप ज़रूर इससे पहले देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस, अच्छा ये डिफरेंस क्यों, क्योंकि दोनों की यूनिट लगभग सेम ही है, लगभग क्या सेम ही है। ठीक है ना, तो प्रेशर और स्ट्रेस की बात करते हैं। तो प्रेशर क्या है, किसकी वजह से लगता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। लेकिन यदि हम स्ट्रेस की बात करें तो वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। ठीक है, और प्रेशर क्या होता है, हमेशा एक नॉर्मल टू द सरफेस। लेकिन स्ट्रेस कैसी होती है, नॉर्मल टू द सरफेस भी होती है, पैरेलल टू द सरफेस भी होती है। अब वो डिपेंड करता है किस तरह की हमारी लोडिंग कंडीशन है। यदि हम उस पर बेंडिंग मोमेंट भी लगा रहे हैं, ठीक है, बेंडिंग कर रहे हैं, तब भी उस पर क्या होती है, स्ट्रेस डेवलप होती है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेरी करता है फ्रॉम प्लेन टू प्लेन। अब किस प्लेन में फोर्सेस लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा मैग्नीट्यूड, स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से यदि हम बात करें तो प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस की वजह से हमेशा प्रेशर डेवलप हो ही। ठीक है, और इसको हम प्रेशर गेज से मेज़र कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस हम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेस कांट मेजर। ठीक है, हम जो भी कैलकुलेट करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे, जो भी हम लोड लगाएंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया लगाएंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से हम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंड स्ट्रेन कैन मेजर, तो स्ट्रेन को मेज़र किया जा सकता है स्ट्रेन गेजेस और रोसेट्स की हेल्प से। ठीक है, तो हम उसको आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रेन गेजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और स्ट्रेस क्या है, सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। अब इस टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, तो यदि मैं स्केलर की बात करूँ तो स्केलर क्या, जीरो ऑर्डर टेंसर। और वेक्टर की बात करूँ तो वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर इसमें स्केलर में क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड। इसमें फर्स्ट ऑर्डर टेंसर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। लेकिन यदि मैं सेकंड ऑर्डर टेंसर की बात करता हूँ तो स्ट्रेस कैसा है हमारा, सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में, हमारा किस प्लेन की डायरेक्शन में या किस प्लेन पर हमारा स्ट्रेस या लोड एक्ट हो रहा है। ठीक है, वो भी यहाँ पर कंसिडरेबल रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि स्ट्रेस क्या है हमारा, सेकेंड ऑर्डर टेंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें उसको हम स्ट्रेस को समझ ही लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक क्या कर लिया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया और यहाँ पर क्या किया, हमने एक पी लोड लगाया। ठीक है, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का, सर्कुलर का एरिया कितना है, π/4 d² है। अब मैंने पी लोड लगाया। ठीक है, तो पी लोड लगाने से अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इस बार को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक प्लेन से, सेक्शन प्लेन से या कटिंग प्लेन से उसको कट कर दिया।
ठीक है। तो ये जो मेरा प्लेन दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये प्लेन से इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो कट करने के बाद जो मुझे मिलेगा कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। अब समझो, तो यहाँ पर यदि मैं पी फोर्स लगा रहा हूँ तो हर एक मटेरियल का जो भी कंपोनेंट है, मटेरियल का जो कंपोनेंट, इट मीन्स क्या कि यदि ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया में इसका यदि ये फ्रंट इधर साइड व्यू देख रहा हूँ तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी, ठीक है ना। मतलब जितने भी इसमें मटेरियल के मॉलिक्यूल्स या एटम हैं, ठीक है, उन सब पर क्या होगी, स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि देखो हर एक पॉइंट पर कितनी, बोले सिग्मा सिग्मा सिग्मा, बहुत सारी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो यदि मैं इनको या फोर्स डेवलप हो रहा है, आप ऐसा बोलो, ठीक है। तो ये फोर्स डेवलप हो रहा है किसके अगेंस्ट, इस रेजिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि जब ये P जो है, P मतलब कौन सा, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए किससे, F से। अच्छा, लेस देन क्यों होना चाहिए, यदि लेस देन ना हो कि ग्रेटर देन हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो फेल ही हो जाएगा, मतलब वो दो पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि P जो है वो F के क्या है, इक्वल है। मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन की कंडीशन ही यही थी कि हमने क्या, जितना बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही अंदर की तरफ लग रहा है। इट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि यदि मैंने इस सेक्शन पर, देखो ये वाले सेक्शन पर एक कोई स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, ये वाला, ठीक है। तो इस स्मॉल एरिया पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, DF, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, DA, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सिग्मा इक्वल्स टू लिमिट ऑफ डेल्टा ए टेंस टू 0 डेल एफ बाय डेल ए। हम ये किसके लिए निकाल रहे हैं, ये हम केवल नॉर्मल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कहाँ पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है ना। वो जो हमने क्रॉस सेक्शन एरिया एज्यूम किया है वो इनफाइनाइटली स्मॉल है, ठीक है ना, इसलिए हमने डेल्टा ए यहाँ से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब यदि मैं इसी की, यहाँ पर तो हमने फोर्स लगाया था, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो जैसे जैसे P बढ़ेगा वैसे वैसे उसका ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और यदि P फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर ही आ जाएगा। तो हम पहले ही समझ ही चुके हैं। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि इसी क्रॉस सेक्शन एरिया वही है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया इसने, मोमेंट लगा दिया, ठीक है। तो मोमेंट लगाने से एक रजिस्टिंग मोमेंट MR इस तरह से डेवलप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो मोमेंट लग रहा है वो मोमेंट भी हमारे लिए क्या है, फोर्स का काम कर रहा है। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर क्या लग रहा है, रजिस्टिंग फोर्स। तो यहाँ पर जो ये F देख रहे हैं वो अल्टीमेटली ये एक बाहर की तरफ लग रहा है तो एक अंदर की तरफ लग रहा है। मतलब यदि हम एक फेस को, यदि ये अबो वाली फेस पर इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो बाहर नीचे वाली फेस पर क्या लगेगा, अपवर्ड, मतलब बाहर की तरफ, इंटरनल मतलब इनवर्ट डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए, किसको बैलेंस करने के लिए, मोमेंट को, ठीक है। ऊपर हमने ये देखा कि भाई सिग्मा इक्वल्स टू क्या है, DF बाय DA। तो मैं DF बाई DA किसके लिए बोल रहा हूँ, वो इनफाइनाइटली स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए। यदि मैंने क्या कर दिया, इस DA को उठा के अब दूसरी तरफ लेके गया, मतलब ये DA इधर चले गया, ठीक है, और इसका फिर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब हमको पूरा टोटल फोर्स निकल आएगा। तो F इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ DF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू DA हो जाएगा। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू DA। अब F इक्वल्स टू क्या, मैं DA क्रॉस सेक्शन एरिया किसका था, स्मॉल, जो हमने एज्यूम किया था, मान लो ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया था, तो इसमें बिल्कुल छोटा सा कोई पार्ट एज्यूम किया था कि भाई इस पर लोड इतना होगा, तो पूरा क्रॉस सेक्शन कितना होगा, A होगा। तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस निकल के आता है वो क्या होता है, एवरेज स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो सिग्मा एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F अपॉन A, या F ना बोलते हुए आप इसको फोर्स जो डेवलप हो रहा था उस वो ना बोलते हुए F जो है वो P के क्या है, इक्वल है। तो सिग्मा एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P अपॉन A हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सिग्मा एवरेज इक्वल्स टू F अपॉन A इक्वल्स टू P बाई A। तो हमारे पास जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं वो एवरेज स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, एवरेज स्ट्रेस निकाल रहे हैं। तो इस केस में यदि आप देखेंगे तो आपका एक्सियल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, P अपॉन A, लेकिन वाई डायरेक्शन में कुछ है क्या, नहीं है। जीरो जेड डायरेक्शन में कुछ है क्या, नहीं है। तो यूनी एक्सियल स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस यहाँ पर अपने को मिला है। अब क्या बोल रहा है कि बार इज सब्जेक्टेड टू, कब ऐसा होता है, जब बार क्या होती है, प्योर एक्सियल लोड हो तब आपको ऐसा मिलेगा। यदि प्योर बेंडिंग हो तब भी यूनी एक्सियल मिलेगा। और यदि बार में सब्जेक्टेड टू प्योर इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ठीक है, तब भी आपको इसेंट्रिक एक्सियल स्ट्रेसेस ही मिलती हैं, ठीक है। इसी तरह से हम क्या समझते हैं कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि सिग्मा इक्वल्स टू E इंटू एप्सिलॉन,
ठीक है ना। तो यहाँ पर वही है, तो एप्सिलॉन इलॉन्गेशन मतलब स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई। ठीक है, इसी तरह से लेटरल डायरेक्शन में भी कुछ होगा और दूसरे जेड डायरेक्शन में भी कुछ होगा, दोनों लेटरल डायरेक्शन में कुछ होगा। मतलब स्ट्रेन जीरो नहीं है पर स्ट्रेसेस जीरो हैं। ठीक है, तो ट्राइएक्सियल स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन एट अ पॉइंट हुक्स लॉ गिव्स द रिलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लोड ओनली। ठीक है ना, मतलब वो केवल डायरेक्शन ऑफ लोड पे ही डिपेंड कर रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, उसी को चेंज करके यहाँ पर हर एक डायरेक्शन में पी एक्स पी वाई और पी जेड डायरेक्शन में क्या लगा दिए, फोर्स। तो उस केस में सिग्मा एक्स भी जीरो के बराबर नहीं होगा, वाई भी नहीं होगा, जेड भी नहीं होगा, ऑब्वियस है। और ये एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड भी जीरो नहीं होगा। तो हमको जो यहाँ पर नेट स्ट्रेन मिलेगा, तो नेट स्ट्रेन किसकी हेल्प से, मतलब यदि मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उस पर्टिकुलर के लिए, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन इलॉन्गेशन ऑफ एक्स, सिग्मा वाई अपॉन इलॉन्गेशन ऑफ वाई डायरेक्शन में, सिग्मा जेड इलॉन्गेशन इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही है कंपोनेंट पर, यहाँ पर क्या कर दिया इसने, कोई भी फोर्स ही नहीं लगाया। तो फोर्स ही नहीं लगाया तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। पर इट मे बी यदि मैं ऐसा मैंने फोर्स नहीं लगाया लेकिन टेम्परेचर को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो अब यदि यहाँ पर कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पर यदि ये बार था, इस बार के ऊपर यदि दोनों तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था तो ये फ्रीली एक्सपांड कर सकता था, मतलब कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, यदि उसको दोनों तरफ से बांध दिया, मतलब उसको दोनों तरफ से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पर हाँ यदि ये फ्रीली डेवलप मतलब फ्रीली यदि है रखा हुआ, ठीक है, उसमें केवल हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये सब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड तो जीरो होगा। लेकिन एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा इंटू टी के। अब जब हम इसको समझेंगे कि थर्मल स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होती हैं, तो हम आगे के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, तभी वहीं पर इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ उसने एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पर यदि आप समझो, तो यदि आपने क्या किया थर्मल, तो इसमें आपने क्या कर दिया कि आपका ये जो बार था, इस बार को आपने दोनों तरफ से क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, इधर से भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इधर से भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इस पर टेम्परेचर यदि इंक्रीज़ करते हो तो उसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी आपका स्ट्रेन डेवलप होगा, तो लेटरल डायरेक्शन में भी आपका स्ट्रेन डेवलप होगा। तो अल्टीमेटली टोटल जो आएगा वो किसके बराबर होगा, थर्मल की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है और लॉन्गिट्यूडनल या लेटरल की वजह से स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, दोनों की इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को बड़े अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या है कि मैक्सिमम आर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस तो हम समझ ही चुके हैं कि किसकी स्ट्रेंथ को हम किसके से रिलेट कर रहे हैं, स्ट्रेस से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम या लिमिटिंग वैल्यू किसकी, स्ट्रेस की, दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट अ फेलियर आर फ्रैक्चर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई सपोज करो कि मेरे पास कोई माइल्ड स्टील का कंपोनेंट है जिसका मेरे पास यील्ड स्ट्रेंथ कितना है, 250 मेगापास्कल। अब यदि मैं उस पर जो इंड्यूस स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं वो यदि यील्ड स्ट्रेंथ से मतलब 250 से क्या हो, कम हो, तो मैं उसको कितना भी फोर्स मतलब कितनी भी देर रख लूँ तो वो ब्रेक होगा क्या, नहीं होगा। तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है, विल नॉट आकर, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा ही नहीं और यील्डिंग भी उसमें नहीं होगी। लेकिन यदि मैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यदि मैंने 400 मेगापास्कल मान लिया, माइल्ड स्टील के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इन टेंशन, तो स्ट्रेंथ विच कैन विथस्टैंड विदाउट फ्रैक्चर, तो यहाँ तक वो बियर कर सकता है। मतलब यदि मेरा इंड्यूस स्ट्रेस है और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हमेशा यदि इक्वल टू लेस देन और इक्वल्स टू किसके, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के से कम है, तो उस केस में उसमें यील्डिंग तो होगा लेकिन फ्रैक्चर नहीं आएगा। ठीक है, यही चीज़ समझ रहे हैं अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम उसकी को डिफॉर्मेशन से रिलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, तो डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर होता है, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में कोई परमानेंट उसमें कैन नॉट एग्जिबिट परमानेंट डिफॉर्मेशन, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आता है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल कैन वियर यील्ड स्ट्रेंथ, वियर मतलब
आप उसको यहाँ तक वो बियर कर सकता है, ठीक है ना। यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ किस में होता है, डक्टाइल में होता है, लेकिन ब्रिटल में क्या होता है, केवल और केवल अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक ही वो बियर कर पाएगा। अल्टीमेट ना बोलते हो आपको, इसको यील्ड स्ट्रेंथ ही बोलो, ठीक है ना, अल्टीमेट सही वर्ड नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। डक्टाइल मटेरियल की यदि मैं बात करूँ तो इसमें यदि आप देखोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसके लिए सबसे ज़्यादा, उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसके बाद शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। तो जब भी आपको शियर स्ट्रेस निकालना होगा तो SYT/2 कर दोगे, ठीक है। लेकिन आगे कुछ केसेस में मतलब जब आप उसको क्या बोलोगे, इलास्टिक रीजन की बात करोगे तो SYC जो है वो SYT के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटल के केस में देखो, यहाँ पर ब्रिटल केस में क्या हो रहा है, SYC इज ग्रेटर देन किससे, शियर स्ट्रेस से, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ आया, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है, कि भाई डक्टाइल की जब भी बात कर रहा हूँ तो कंप्रेसिव सबसे ज़्यादा, फिर टेंसाइल देन शियर। लेकिन ब्रिटल में क्या हो रहा है, कंप्रेसिव देन शियर देन टेंसाइल, ठीक है। अब यदि मैं क्या बोल रहा हूँ कि इक्वली स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक रीजन है यदि, तो सेम इन कंप्रेशन एंड टेंशन होगा, तो उस केस में ये आ जाता है कि SYC जो SYT के इक्वल होता है। वैसे हमेशा जब भी तक हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो ये हम कंसेप्ट डक्टाइल के लिए ये लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन ब्रिटल के केस में ऐसा नहीं होता, SYC जो है बहुत ही ज़्यादा होता है किससे, SYT से। तो हम हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो वीक इन टेंशन होता है लेकिन कंप्रेशन में कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। और डक्टाइल के लिए एक और चीज़ है कि मैंने ये बोल ही दिया कि SYC जो है SYT/2 या SYT/√3। अब ये कहाँ से आया है, जब हम थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगी। SUC = 3 to 4 टाइम्स ऑफ SUT। तो मतलब ये कंप्रेशन में, ब्रिटल के केस में बात कर रहा है, तो कंप्रेशन में जो स्ट्रेंथ है वो 3 से 4 टाइम्स होता है किसके, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, किसके लिए, कास्ट आयरन के लिए, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं इलॉन्गेशन की। तो इलॉन्गेशन, टोटल इलॉन्गेशन किस में, डक्टाइल मटेरियल में। टोटल इलॉन्गेशन बोलो या टोटल डिफॉर्मेशन बोलो, बात एक ही है। अब इसमें 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से, या पहला आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या। एंड सेकेंड इज इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड थर्ड इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो टोटल डिफॉर्मेशन इक्वल्स टू क्या, 3 कंपोनेंट हो गए। पहला क्या, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दूसरा क्या, इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तीसरा क्या, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उससे कम होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और उससे कम होता है इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन। आगे बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल की। तो यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो कुछ होता ही नहीं, तो उसको हमने क्या बोल दिया, 0। तो ऊपर वाले फार्मूले में डेल्टा ऑफ PD की वैल्यू 0 पर पुट कर दो, मतलब डेल्टा ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस डेल्टा ऑफ इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब यदि मैं कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील के लिए बात करता हूँ तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कास्ट आयरन का एज कम्पेयर टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन किसका, माइल्ड स्टील से ज़्यादा होता है, ठीक है। किसका, कास्ट आयरन का ज़्यादा होता है, किससे, माइल्ड स्टील से, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी, और में भी छोटे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। यंग्स मॉड्यूलस की बात करें, अच्छा ऐसा क्यों होता है, उसका ये रीज़न है कि भाई इसका इलास्टिक मॉड्यूलस क्या होता है, कम, और इसका इलास्टिक मॉड्यूलस क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। अच्छा आपने ये समझा ही होगा कि डेल्टा इक्वल्स टू PL/A/E। अच्छा तो ये E के क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जिसका E ज़्यादा उसके लिए डेल्टा कम, उस जिसके लिए E कम उसका डेल्टा ज़्यादा, तो इस रिलेशन से आया है ये, ठीक है। इसी तरह से हम डेल्टा ऑफ कास्ट आयरन की बात करें तो वो कम होता है किसका, माइल्ड स्टील का ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा इलांगेट कर जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसने इसी चीज़ को इलांगेट किया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो फॉर परफेक्ट ब्रिटल मटेरियल यदि मैं सिरेमिक्स की बात करता हूँ तो सिरेमिक्स के केस में क्या होता है, हमको एक लीनियरली मिलता है, ठीक है। मतलब वो सिग्मा, और ये डायग्राम हम इससे ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई सिग्मा मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन के जैसा मिलता है, उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता। आगे बात करते कास्ट आयरन, इसी तरह का ग्राफ शो करता है। अच्छा यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल, तो जो हमने प्रीवियस पेज पर देखा था कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन कौन सा रीज़न हो जाएगा, जो है ये कांस्टेंट रीज़न है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका इलास्टिक रीज़न हो गया। और जो ये कर्व बन रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला जो कर्व है ये आपका इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। देन फिर उसके बाद ये पूरा इस तरह का, ये पूरा क्या कहलाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे जो कम जोन है वो कौन सा है, इलास्टोप्लास्टिक
रीज़न, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है, ये सबको पता ही होगा, ठीक है। तो PL आपका प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया, EL आपका इलास्टिक लिमिट हो गया, इलास्टिक बिहेवियर परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ये आपको आता है, इसलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सिग्मा मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ये पहले हमको कौन सा पॉइंट मिलता है, प्रोपोर्शनल लिमिट मिलता है, देन हमको इलास्टिक लिमिट मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है गेट 2016 या 17 में, ठीक है। अब टू इलास्टिक लिमिट इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो होता है इक्वल होता है, ठीक है ना। इलास्टिक लिमिट की यदि हम बात करते हैं तो उस केस में इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस या इंजीनियरिंग स्ट्रेन या ट्रू स्ट्रेन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है कि भाई यदि हम माइल्ड स्टील या किसी और के लिए बात करते हैं तो ये वाला जो रीज़न है, ये वाला रीज़न जो है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट ही होता है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसके बाद का ये जो रीज़न है ये स्ट्रेन हार्डनिंग वाला रीज़न है, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, तो इसकी यूनिट्स क्या होती है, या तो पास्कल में आपको मिलेगी, या मेगा पास्कल में मिलेगी, या गीगा पास्कल में, या kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज़न यूनिट्स में बहुत होता है। तो 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। अब यदि मैंने मेगा पास्कल बोल दिया तो किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यदि मैं इसी को mm में चेंज करता हूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 न्यूटन mm स्क्वायर। मतलब यदि आपको यूनिट को mm स्क्वायर को 1 न्यूटन mm स्क्वायर को आप सीधा क्या लिख सकते हैं, 1 मेगा पास्कल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर को 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 1 kgf सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0.1 मेगा पास्कल के, ठीक है। इसी तरह से 1 गीगा पास्कल किसके इक्वल होता है, 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यदि आपको ये mm में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। माइल्ड स्टील के लिए ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है कि भाई 250 मेगा पास्कल होता है, ई की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो SYT आ गया आपका, तो ये आपको मेगा पास्कल में दिया है, तो ये mm में होगा तो 250 न्यूटन mm स्क्वायर। यदि हम मीटर में लिखना चाहते हैं तो 250 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी तरह से ई आपको बहुत बार 200 गीगा पास्कल दिया होगा, तो आप इसको यदि mm में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10⁻³ से इंटू कर देंगे। और यदि आप इसको पास्कल में ही लिखना चाहते हैं, मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही लिखना चाहते हैं, तो 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। देख नेक्स्ट क्या है हमारा, डिज़ाइन क्राइटेरिया। तो यदि हम एकेडमिक पर्पज़ से बात करते हैं तो एकेडमिक पर्पज़ में हम क्या निकालते हैं डिज़ाइन के केस में, जब हम मशीन डिज़ाइन पढ़ेंगे तो ये समझ में आ ही जाएगा कि हम क्या करते हैं मशीन डिज़ाइन में, डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, उसका ड्राइंग एज वेल एज डिज़ाइन दोनों किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है और उसके बाद रिजिडिटी क्राइटेरिया। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में क्या होता है, डायमेंशंस आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग परमिसिबल स्ट्रेस, अलाउबल स्ट्रेस, सेफ एंड डिज़ाइन वर्किंग स्ट्रेस। तो उस केस में हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस आर नॉट अ प्रॉपर्टी डिटरमाइन यूजिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो परमिसिबल स्ट्रेस कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसको हम किससे कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है उसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। रिजिडिटी क्राइटेरिया में क्या होता है, डायमेंशंस आर कैलकुलेटेड यूजिंग परमिसिबल डिफॉर्मेशन, ठीक है। इससे पहले जब हमने स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में बात करी थी तो यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस या अलाउबल स्ट्रेस की बात करी थी, लेकिन जब हम रिजिडिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि डायमेंशंस आर कैलकुलेटेड यूजिंग परमिसिबल डिफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब आप जो भी सेफ डिज़ाइन विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और विथ रिस्पेक्ट टू किसके कौन से क्राइटेरिया, रिजिडिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन सेफ डिज़ाइन किस में मिलेगा अपने को, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस जो हो रही है, ठीक है, बाय यूजिंग सोम इक्वेशन, मतलब हम जो सोम में इक्वेशन डेराइव करेंगे, इज़ ऑलवेज लेस देन आर इक्वल्स टू परमिसिबल स्ट्रेस। तो ये जब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें से डिवाइड कर दोगे तो आपको कौन सी परमिसिबल स्ट्रेस मिलेगी, अप्लीकेबल ओनली व्हेन नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तभी ये अप्लीकेबल है। इफ़ बोथ आर गिवन तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब केवल सिंगल गिवन है तो आप
लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये एप्लीकेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम कंडीशन फॉर द सेफ डिज़ाइन वर्किंग विथ रिजिडिटी क्राइटेरिया। तो रिजिडिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या बात कर रहे हैं हम, डिफॉर्मेशन की बात करें तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इंड्यूस, जो भी डिफॉर्मेशन इंड्यूस होगा वो परमिसिबल डिफॉर्मेशन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मान लो कि आपको परमिसिबल डिफॉर्मेशन 3 mm दे दिया है, तो आपका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन उससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये आपके लिए मैक्सिमम परमिसिबल हो गया, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में इंड्यूस जो है उससे क्या आना चाहिए, कम ही आना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी में फेलियर स्ट्रेस ना बोलते हो आप, इसको बोले मैक्सिमम स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस बाय परमिसिबल स्ट्रेस को हम क्या बोल रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इट इज डिजाइन द रेशियो ऑफ द फेलियर स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस टू द परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। और फिर परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फेलियर स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फेलियर स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की यदि हम बात कर रहे हैं तो यील्ड स्ट्रेंथ हमेशा किस केस में, डक्टाइल के केस में, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ किस केस में, ब्रिटल केस में। एंड्योरेंस लिमिट जब आप फटिक लोडिंग अप्लाई करेंगे, फटिक लोडिंग का मतलब क्या होता है कि साइक्लिक लोडिंग, मतलब आप पहले -50 +50 -50 +50, ठीक है, तो साइक्लिक लोड लगा रहे हैं आप, तो उस केस में हम जो भी क्राइटेरिया यूज़ करते हैं वो एंड्योरेंस लिमिट वाला क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। एज इफ़ परमिसिबल स्ट्रेस नॉट यूज फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना, मतलब परमिसिबल स्ट्रेस गिवन है यदि, तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस केस में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो गिवन मटेरियल एंड टाइप ऑफ लोड पे डिपेंड करेगा कि भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखना है, ठीक है। अच्छा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रखना है कि कम रखना है, ना तो ज़्यादा रख सकते हैं ना कम रख सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा क्यों नहीं रख सकते हैं, यदि मैंने मान लो बहुत ज़्यादा रख दिया, मान लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने 100 रख दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में मेरा जो डायमेंशन आएगा, मतलब परमिसिबल स्ट्रेस बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि मैं मान लो डिज़ाइन करना चाहता हूँ, मेरा परमिसिबल मटेरियल के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस है 200, ठीक है, और यदि मैंने उसको उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लगा दिया, 200 लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, केवल मेरे पास जो लिमिट बचेगी वो कितनी बचेगी, केवल 2 मेगापास्कल की, तो वो बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यदि मैं बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ तो उस केस में परमिसिबल स्ट्रेस मेरा क्या आएगा, बहुत ही कम आएगा, मतलब उस केस में मेरे डायमेंशंस बहुत ही बढ़ जाएंगे। मतलब डायमीटर में भी यदि मैं शाफ्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा शाफ्ट बनाना पड़ेगा, उस केस में सेफ्टी तो बढ़ जाएगी लेकिन कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, क्योंकि मटेरियल ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए हम ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ हम यदि कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं तो उस केस में परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो परमिसिबल स्ट्रेस ज़्यादा होने से डायमेंशंस क्या आएंगे, कम आएंगे। इसमें इट मीन्स उसके सेफ्टी और कॉस्ट दोनों ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सेफ्टी कम होना भी अपने आप में क्या है, मतलब वो एक ऐसा कंपोनेंट हमने डिज़ाइन कर लिया जो कि क्या हो जाएगा, जल्दी ही फेल हो जाएगा। एन ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्स इट कैन ऑब्टेन बाय एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। मतलब ये ऑप्टिमम वैल्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी की कैसे ली जाती है, वो डिपेंड करता है कि भाई हम वो क्राइटेरिया जो है, आप ऐसा बोल सकते हो कि वो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। तो फॉर द सेफ डिज़ाइन हम हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज़्यादा ही लेंगे, लेकिन फेलियर डिज़ाइन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, 1। नेक्स्ट बात करते हैं एंड्योरेंस लिमिट की। तो एंड्योरेंस लिमिट क्या है, अभी हमने इससे पहले वाले उसमें देखा कि क्या देखा कि हमको यदि डिज़ाइन किसके लिए करना है, साइक्लिक लोडिंग के लिए करना है, तो साइक्लिक लोडिंग के लिए हम कौन सा एंड्योरेंस लिमिट लेते हैं, ठीक है ना, तो यही बात कर रहे हैं हम। तो एंड्योरेंस लिमिट होता क्या है ये समझ लेते हैं। इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। रिवर्स स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, ऊपर नीचे मतलब -50 से +50 या 20 से 50 ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा -50 से +50 या -100 से +100 ही हो, ठीक है। तो बस वो क्या हो रहा है, कम और ज़्यादा, फिर कम और फिर ज़्यादा, इस तरह से रिवर्सल चल रहा है। दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड फॉर अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल नहीं बोलना चाहिए, 10⁶ इसका एंड्योरेंस लिमिट का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जब हम मशीन डिज़ाइन पढ़ेंगे तो डिज़ाइन ऑफ फटिक फेलियर्स की बात करेंगे तब हम इसको और क्लियर कर लेंगे। तो विदाउट अ फैटिक फेलियर, मतलब उसमें नेकिंग नहीं हो, तो ये नेकिंग की स्पेलिंग गलत लिखी, नेकिंग इज इंडिकेशन ऑफ फेलियर। तो विदाउट अ क्रेक इनिशिएशन, ठीक है, तो विदाउट अ क्रेक इनिशिएशन उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस लिमिट। फटिग लाइफ क्या है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बिफोर क्रेक टू
ब्रेक बिफोर क्रेक इज स्टार्ट, मतलब क्रेक उसमें इनिशिएट हो ही ना, उससे पहले जो उसकी लाइफ होगी उस लाइफ को हम क्या बोल रहे हैं, फटिग लाइफ। माइल्ड स्टील की बात करें तो इसके लिए होता है 200 मेगा पास्कल, तो 0.5 SYT मतलब यील्ड स्ट्रेंथ का हम 0.5 टाइम्स ले लेंगे, ठीक है। तो इंड्यूस जो है वो इलांगेशन लिमिट के क्या आएगा, लेस देन होगा। तो इनफाइनाइट लाइफ यदि हम बात करें तो 10⁶ साइकिल होती है, जैसे अभी मैंने पहले बोल ही दिया। तो इंड्यूस क्या हो जाएगा, इंड्यूस स्ट्रेसेस जो है वो इलांगेशन स्ट्रेसेस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। फाइनाइट लाइफ के लिए 10⁻³ से 10⁻6 साइकिल्स लिया जाता है, ठीक है। तो मतलब यदि हम 10⁻³ से 10⁻6 की बात करें तो वो हमारे लिए कौन सा लाइफ हो गया, फाइनाइट। यदि हम 10⁻6 साइकिल से हमारा कंपोनेंट ज़्यादा सर्वाइव कर गया, मतलब उसकी लाइफ कैसी हुई, इनफाइनाइट लाइफ, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, फिर ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ऑल द डायमेंशन ऑफ द प्रिज्मेटिक बार एंड एक्शियल लोड बिकम डबल, मतलब यदि हमारा एक्शियल लोड क्या हो जाए, डबल, और उसके डायमेंशंस भी क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो उस केस में जो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी में चेंज आएगा, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में कितना चेंज आएगा, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं। चलिए तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा इनिशियली कितना था, लेंथ L था, डायामीटर D था, और हमने लोड कितना लगाया, P, ठीक है। अब मैंने सबको डबल कर दिया, इसका मतलब है कि हमारा डायमीटर कितना हो गया, डबल 2D हो गया, लेंथ कितना हो गया, 2L हो गया, और लोड भी कितना हो गया, 2P हो गया। तो पहले केस में सिग्मा 1 की बात करूँ तो सिग्मा 1 कितना आ जाएगा, P/A, सिग्मा 2 P2/A2, तो P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ P, ठीक है ना। P2 कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ P, ठीक है। और एरिया की मैं बात करूँ तो अब यहाँ पर एरिया π/4 D² होता है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ A आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स ऑफ A मतलब ये 2 से ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 P/A, तो सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा 1/2, ठीक है। तो इंड्यूस स्ट्रेस जो है वो इक्वल टू, यदि परमिसिबल स्ट्रेस के है तो सिग्मा इंड्यूस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा फेलियर अपॉन N। तो अल्टीमेटली तो सिग्मा 2, आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि सिग्मा 1/सिग्मा 2 का रेशो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो आपने क्या बोल दिया, तो देखो N2/N1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/सिग्मा 2, ठीक है। मतलब N2 मतलब कौन सा, दूसरे केस में जब उसको सब कुछ डबल कर दिया तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और उस पहले केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उन दोनों का रेशो। तो N2/N1 इक्वल टू सिग्मा 1/सिग्मा 2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो N2 जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, किसके, इनिशियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के 2 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, पर यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि आपने इसमें लोड P की बजाय क्या कर दिया, T टॉर्शन लगा दिया, ठीक है। तो टॉर्शन की वजह से क्या हो गया, लेंथ भी डबल कर दिया, डायमीटर भी डबल कर दिया, और ये 2T हो गया। तो क्या चेंज आएगा, तो पहले हम पहले वाले का मतलब पहले केस का क्या निकाल लेते हैं, स्ट्रेस निकाल लेते हैं। तो τ1 इक्वल टू 16T डिवाइडेड बाई πd³। अब यदि मैं दूसरे वाले की बात करता हूँ 16 इंटू 2T डिवाइडेड बाई πd³, तो ये 2T, तो ये बाहर जाएगा, तो ये 2 बाहर जाएगा, यदि ये वाला 2 तो कितना 8 हो जाएगा। तो 2 से कट गया तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो τ2 इक्वल्स टू τ1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही, तो N2/N1 इक्वल्स टू τ1/τ2। तो N2 जो है वो 4 टाइम्स के आएगा, किसके, N1 के, ठीक है। मतलब ये 4 टाइम्स हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको। यदि टॉर्शन के केस की बात कर रहे हैं, मतलब सारे डायमेंशंस यदि मैंने सारी वैल्यूज़ जो है वो डबल कर दी, तो उस केस में हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन यदि हम एक्शियल लोड की बात कर रहे हैं तो उस केस में 2 टाइम्स होता है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और यदि कुछ प्रॉब्लम या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं, ठीक है। और यदि वीडियो में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो भी आप मुझे लिख के बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड